वेलकम टू शुक्लाइटी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्लाइटी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान पेपर 2 के मॉडल पेपर के बारे में और जानेंगे कि पेपर 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 2 का क्या नाम है? आपके पेपर 2 का नाम है प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन। तो इससे किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे, आज के वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं आपको। ओवरऑल देखेंगे कि किन किन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या कैसी होती है, किस प्रकार के अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, किस प्रकार के लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं और किस प्रकार के दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं, और कितने ऐसे लघुत्तरीयों को कितनों की संख्या में करनी होती है, कितने ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हमको लघुत्तरीय फॉर्म में देखने को मिलते हैं, या फिर कितने प्रश्न हमको अति लघुत्तरीय में करने होते हैं, कितने दीर्घोत्तरीय में करने होते हैं। इन सभी मुद्दों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बहुत अच्छा लगेगा आपको और वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पहले से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। बीए तृतीय वर्ष यानी थर्ड ईयर के छात्र एवं छात्राएं इससे लाभान्वित हो सकेंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर के आप जो भी आपके भाई बंधु हों, आपके मित्र हों, उनके पास इस वीडियो को साझा करें ताकि वो भी आपके मधुरम स्वभाव मतलब उनके और आपके बीच में बना रहे। तो आप इस प्रकार से एक प्रकार से शेयर करेंगे। शेयर करने से क्या होता है, आपका मधुरम स्वभाव बना रहेगा। तो बीए तृतीय वर्ष से अगर मैं बात करूं तो लगभग 60% यहीं से आपके प्रश्न फंसेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। और इसी वीडियो में जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे उनको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते भी चलूंगा। ओके, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। वीडियो एक बार में पूरा आपको देखना है। पूरा देखेंगे तो आपको पूरा पेपर का सिनेरियो आपके सामने प्रस्तुत होगा, यानी पूरे पेपर में क्या क्या चीजें आपके समाहित हैं वो सभी मुद्दे आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद में मैं लेक्चर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा, जिसमें मैं लेक्चर से इसे लेक्चर 1 लेक्चर 2 इसी प्रकार से आपके सिलेबस की ओर बढ़ता रहूंगा और आपका सिलेबस इसी प्रकार से ठीक ठाक रूप में कंप्लीट होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले आप लोग तैयार हैं, वीडियो में बने रहने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, वीडियो में लाइक कर दीजिए, चैनल को मतलब सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गृह विज्ञान बीए मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र है ये, बीए तृतीय वर्ष यानी बीए थर्ड ईयर, प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, मॉडल पेपर है 2021 का। 2021 में ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। अब आपका पेपर जो है 3 खंडों में बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से अति लघुत्तरीय प्रश्न, खंड बा से लघुत्तरीय प्रश्न और खंड सा से दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड आ में जो अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या 10 होती है और उन 10 को आपको करना होता है। मजेदार बात यह है कि इन 10 के अंक जो होते हैं बिल्कुल समान होते हैं, अर्थात किसी भी प्रश्न का अगर आप उत्तर देंगे तो उतना ही नंबर मिलेगा जितना आप दूसरा प्रश्न करेंगे अति लघुत्तरीय में। ठीक, तो 10 प्रश्नों को आप करेंगे, उनके अंक समान हैं और 10 के 10 आपको करने पड़ेंगे। और कितने शब्दों में लिखना है, तो ज्यादा आपको शब्द भी नहीं लिखना, लगभग 50 शब्दों में आपको अपनी बातों को एक्सप्लेन कर देना है, मतलब बयां कर देना है। ओके, तो अपनी बातों को बयां करना है कॉपी में ताकि एग्जामिनर के सामने वो प्रस्तुत हो और एग्जामिनर आपकी बातों को सुचारू रूप से मतलब सही तरीके से सरलता सहजता से सुरम्यता से अपने अंदर अनुभव कर सके। तो आपको कॉपी में इस प्रकार से लिखना है ताकि उसके मन को आप लुभा सकें, एग्जामिनर के मन को लुभा सके, ताकि मेन फैक्टर यही होता है कॉपी लेखन का। यानी जब भी आप उत्तर लेखन कर रहे होते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यह होती है आपकी कि कॉपी में स्वच्छता का विशेष आप ध्यान रखेंगे। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, और आप इतना भी स्वच्छता ना ध्यान दें कि उसमें डिजाइन वगैरह बनाने में भिड़ जाएं, ऐसी बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ आप जो इधर उधर चीना खींचते हैं, लाइन खींचते हैं इधर उधर, उसको भी नहीं खींचना है। वो मतलब पहले से ही सब व्यवस्थित करके कॉपी आपके सामने आती है। बस आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1, 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी इसी प्रकार से लिखना होता है। ओके, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनकी संख्या 5 होती है, मतलब 5 आपको करने होते हैं। दिए होंगे आपको 10 प्रश्न, लेकिन प्रत्येक प्रश्न का एक अथवा करके दिया होता है, उसको आपको करना होता है। चाहे आप अथवा वाला कर देंगे चाहे वो कर देंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न का एक विकल्प दिया होता है, यानी ऑप्शन दिया होता है। या तो ये ऑप्शन करो, मतलब ये क्वेश्चन कर लो, या फिर ये कर लो, इन्हीं दोनों में से आपको एक छांट के करना होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम खंड सा लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। तो फ्रेंड्स उसमें आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और 5 प्रश्नों में से आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं। कितने करने हैं?
केवल 2 ही प्रश्न करने हैं। संख्या कितनी होगी, कितने शब्दों में करना है, तो लगभग आपके 500 शब्दों में दोनों प्रश्नों को करना है। लघु उत्तरीय की हमने नहीं बताया, तो लघु उत्तरीय 200 शब्दों में आपको करना होता है। पूरे पेपर का सिनेरियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया, आपको पता चल गया पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, वीडियो को 2 से 3 बार इसको देखना है, उसके बाद में कॉपी पेन लेकर के बैठना है, इन प्रश्नों को नोट डाउन करना है। अगर आप थोड़ा डिजिटल हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लेंगे और उसके बाद में अपने कॉपी में बैठेंगे और इसी प्रकार से जितने प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं इन प्रश्नों को अपने मन से हल करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि 3 घंटे के अंदर आप इसको हल कर पाते हैं, अन्यथा नहीं हल कर पाते हैं, कितनी चीजें छूटती हैं, क्या आप में कमियां आ रही हैं जो कि एग्जाम हॉल में आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये सब मुद्दे आप पहले घर पे ही सुलझा लेंगे, उसके बाद में पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर के आप जाएंगे कहाँ पे, एग्जाम हॉल में। मैं दावे के साथ कहता हूं आपका नंबर 60% से नीचे हो ही नहीं सकता। अगर कोई दे देता है तो आप उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। तो अपना बस कैसा करना है, अपने मूल्य को समझना है, अपने व्यक्तित्व के निखार में अपनी इस प्रसार शिक्षा का क्या करना है, योगदान देना है। प्रसार शिक्षा में भी आपकी शिक्षा को योगदान मिलेगा, तो गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा भी आपको पढ़ने को इसीलिए दिया जाता है। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग थोड़ा बोर हो रहे होंगे, मैं इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई बोर होने वाली प्रक्रिया की बात मैंने करी ही नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी की भावना को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की ओर। अब विधिवत रूप से हम समझते हैं। ठीक, पहले इस पेपर को समझाना जरूरी होता है भाई, अगर नहीं समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए किसी को बुरा लगता है तो डिसलाइक मार देना, बिल्कुल मार देना, डिसलाइक मार देना, उसके लिए कोई खेद नहीं है। कमेंट में बता देना कि ये मुझे अच्छा लगा कि बेकार लगा, क्या लगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अब इसमें आप टाइम मत देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लेंगे लेकिन जब तक आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात आप अपने माइंड में घुसा के एकदम से बैठा लीजिएगा, क्योंकि जो गाइडेंस होता है वो बहुत जरूरी होता है किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए। जैसे बारिश का पानी जब बरसता है तो इधर उधर फैलने लगता है और बेकार हो जाता है एकदम से, लेकिन वही बारिश का पानी अगर उसको कोई माध्यम मिल जाता है रखने के लिए, तालाब मिल जाता है, गड्ढा मिल जाता है, तो उसमें वो कलेक्ट हो जाता है और उससे लोग क्या करते हैं, अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में एकदम से बैठा लीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं तो उस पर मैंने बताया। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे अति लघु उत्तरीय में है कि व्यक्तिगत पत्र क्या होता है। व्यक्तिगत पत्र क्या होता है भैया? व्यक्तिगत पत्र वह पत्र होता है, जैसे किसी व्यक्ति या संख्या के प्रमुख के लिए अगर कोई चीज दिया था तो उसको क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है। व्यक्तिगत पत्र द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं को प्रसार कार्यकर्ता तक क्या करता है, पहुंचाता है, जिसके जवाब में प्रसार कार्यकर्ता जो होता है उसे भी पत्र लिख करके उसकी समस्याओं का समाधान करके बताता है। तो व्यक्तिगत पत्र जो होता है एक पर्सनल व्यक्ति को दिया जाता है या फिर उस व्यक्ति को दिया जाता है जो कि क्या करता है, जो एक बड़े ओहदे पर स्थित होता है। जैसे कि मान लिया आपका कोई मालिक है, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो मालिक है यानी आपका जो बॉस है उसके पास आपको पत्र लिखना है, तो आप उसके प्रति व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे और आपकी समस्या लिखेंगे, क्या समस्याएं हैं, क्या प्रसार शिक्षा में समस्याएं आ रही हैं, उसको आप लिख के उसके पास भेजते हैं और वह उसकी प्रतिक्रिया में उस समस्या का, जो समस्या आपने पत्र में लिखी है उसका समाधान करके भेजता है और वह आपके पास आता है। तो ये हो गया व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र में क्या होता है, व्यक्तिगत पत्र किसी व्यक्ति या संख्या के प्रमुख के लिए दिया जाता है। व्यक्तिगत पत्र द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं को जो प्रसार करता होता है, प्रसार कार्यकर्ता जो होते हैं यानी शिक्षा में जो प्रसार करते हैं, शिक्षा को बढ़ाते हैं, उसके कार्यकर्ता जो होते हैं उन तक पहुंचाता है, जिसके जवाब में जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वह उसकी समस्याओं का समाधान लेकर के, मतलब दे करके उस पत्र में भेज देता है। समझ गए व्यक्तिगत पत्र क्या होता है। अगला प्रश्न देखो भैया, अगला प्रश्न है संचार के तत्व बताइए। संचार के तत्व बताइए। संचार क्या होता है? संचार आप लोग जानते हैं, आप दूर संचार वगैरह जानते हैं, यही होता है संचार। पहली बात देखिए, संचार के तत्व में पहला तत्व होता है स्रोत। ठीक, स्रोत मतलब जानते हैं कहां से इसको ग्रहण किया गया, कैसे बना संचार, क्या होता है संचार। तो स्रोत पहला तत्व होता है। संप्रेषण या संचार करता होना चाहिए, यानी संप्रेषक, यानी जो संचार भेज रहा है, यानी संदेश भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसी को संचार करते हैं। जैसे आप यहाँ से फोन मिला करके किसी दूसरे से बात कर रहे हो तो ये संचार की प्रक्रिया के तहत बात कर रहे हो। हम आप तक कोई चीज पहुंचा रहे हैं, हम आप तक अपनी ये प्रश्नों को पहुंचा रहे हैं, हमारी वाणी आप तक पहुंच रही है, आपके मतलब हमारे मुखार बिंदु से निकले हुए शब्द आपके कानों
कानों तक पहुंच रहे हैं, ये क्या है, एक संचार के माध्यम से हम भेज रहे हैं आप तक। ठीक, तो ये संचार हो गया। तो इसको भेजने के लिए जैसे मान लिया, अब संचार तब तक जो है बेकार होता जब तक उसके लिए उसको भेजने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, अर्थात जब संप्रेषक नहीं होता यानी भेजने वाला नहीं होता तो संचार बेकार होता है। संचार के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को किसी दूसरी भावनाओं तक पहुंचाते हैं, ये होता है संचार। तो इसीलिए संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रेषक या संचारकर्ता, यानी संचार कौन कर रहा है, संदेश कौन भेज रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है, यही होता है सबसे महत्वपूर्ण तत्व। ठीक, और तीसरी बात यह होनी चाहिए कि संचार में कोई संदेश होना चाहिए, कोई मैसेज होना चाहिए जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, या फिर कोई संचारकर्ता किसी दूसरे संचार ग्रहणता के पास पहुंचा रहा होता है। समझ में आई बात? जैसे मैं आप तक कोई चीज पहुंचा रहा हूं तो मेरे लिए ये कंटेंट है कि मैं आपको बीए तृतीय वर्ष का गृह विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ये हो गया संदेश। जब ये जा रहा है तो ये हो गया क्या, ये हो गया संचार का माध्यम। मोबाइल क्या है, संचार का माध्यम है। आपकी मोबाइल क्या है, संचार का माध्यम है। ठीक, आप क्या करें, संचार ग्रहण करता है, मैं क्या हूं, संचार प्रेषक करता हूं, या फिर मुझे आपका संप्रेषक यानी मैं भेज रहा हूं आप तक। समझ में आई बात? तो पहली बात तो आपको कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट मतलब संदेश होना चाहिए, कौन सा संदेश भेजना है। पहली बात स्रोत, यानी स्रोत कुछ होना चाहिए। स्रोत मतलब जैसे फोन है, ये स्रोत है, ये संचार का स्रोत है। ठीक, अब मैं भेज रहा हूं आप तक कोई बातें, ये हो गया आपका क्या कि मैं जो हूं मैं संप्रेषक हूं या संचार करता हूं। तो दो चीज समझ में आई। उसके बाद में क्या होगा, संदेश होगा कोई, यानी कि मैं बीए तृतीय वर्ष का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान का सेकंड पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहा हूं, यह एक संदेश है आप लोगों के लिए। संचार का माध्यम, अब संचार का माध्यम क्या है, आप अपने फोन से देख रहे हैं, हम अपने फोन से देख रहे हैं, और किस माध्यम से, यानी सैटेलाइट से जा रहा है, वायु के माध्यम से जा रहा है, या फिर कहां से जा रहा है, हम यहां से किस माध्यम से सारी चीजें व्यवस्थित आप तक पहुंच रही हैं, तो वो माध्यम भी आवश्यक है। साथ ही साथ श्रोता, यानी आप जो हो, आप श्रोता हो, यानी संप्रेषण करता तो मैं हूं, यानी मैं भेज रहा हूं, संप्रेषक मैं हूं, लेकिन ग्रहण करता आप हैं, आप श्रोता हैं, आप उस संदेश को सुन रहे हैं, आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो श्रोता का होना भी आवश्यक है। बोलो है कि नहीं है तो वीडियो को लाइक फटाफट मारो, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, मैं मोटिवेट होता हूं और मैं वीडियो बनाने के लिए और अग्रसर होता हूं। अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट आ जाते हैं वीडियो पे, तो मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपके इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा आपके परीक्षा तक। ठीक, तो वीडियो को लाइक करिए, फटाफट फटाफट लाइक करिए वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छठवां तत्व होता है जो श्रोताओं द्वारा, अब मान लीजिए जैसे आपने सुना मेरी वीडियो को, अब सुनने के बाद में क्या होता है, आप अपने मन में उसका विश्लेषण करते हैं। मेरी वीडियो को सुनने के बाद में आप क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, यानी एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। कैसे करते हैं वो आप जानिए कैसे करते हैं। आप सोचते होंगे कि सर जी ने शुरुआत में 6 मिनट 7 मिनट हमको ये चीज़ें बताई, हमारे दैनिक जीवन से चीज़ें बताई जो हमारे एकदम से भावनाओं से जुड़ी हुई थी। अब उसी से किसी को परेशानी होगी, किसी को उससे दुख पहुंचेगा, किसी को बहुत अच्छा लगेगा, तो वो आपका एनालिसिस करने की क्षमता के अकॉर्डिंग निर्भर करता है कि आप उसको किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो श्रोताओं के द्वारा विश्लेषण भी एक तत्व होता है संचार का। संचार का तत्व क्या होता है, हमने बताया स्रोत होता है, संप्रेषक होता है या संचारकर्ता, या संदेश होता है, तीसरा संदेश, चौथा संचार माध्यम होता है, पांचवा श्रोता होता है, छठवां श्रोताओं द्वारा विश्लेषण होता है। उसके बाद में सातवां जब होता है, जब आप विश्लेषण कर लेते हैं अपने मन में कि वीडियो सर जी की कैसी थी, उसके बाद में क्या करते हैं, आपकी उंगलियां रुकती नहीं हैं और आप कमेंट बॉक्स में चले जाते हैं और कमेंट करते हैं कि वेरी नाइस वीडियो सर, थैंक यू सर ये वीडियो अपलोड करने के लिए। तब वहां तक आपको कमेंट यानी फीडबैक देते हैं। क्या देते हैं, प्रतिपुष्टि करते हैं। प्रतिपुष्टि मतलब होता है कि मेरी वीडियो कैसी है, उस पर आप किस प्रकार के कमेंट करते हैं, यानी अच्छी वीडियो है, बुरी वीडियो ही होती। प्रतिपुष्टि यानी जिसी को हम क्या कहते हैं, फीडबैक। फीडबैक जानते हैं, फीडबैक ये कैसा चीज है। कभी कभी यूट्यूब आपको फीडबैक की ऑप्शन देता होगा, पर मतलब क्या सोच रहे हैं वीडियो के बारे में, कैसा लगा वीडियो, तो इसी को कहते हैं फीडबैक। तो संचार के मुख्य रूप से 7 तत्व होते हैं। पहला होता है स्रोत, दूसरा होता है संप्रेषक, तीसरा होता है संदेश, चौथा होता है संचार माध्यम, पांचवा होता है श्रोता, छठवां होता है श्रोताओं के द्वारा विश्लेषण, सातवां होता है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। समझ में आई बात? तो हमने स्रोत, संदेश, संप्रेषक, संचारकर्ता, संदेश, संचार माध्यम, श्रोता, श्रोताओं द्वारा विश्लेषण, प्रतिपुष्टि, ये सभी को आपको एक ही माध्यम से, एक ही उदाहरण
उदाहरण के तहत बता दिया कि हमारे और आपके बीच में जो चीज़ें हो रही हैं ये संचार है, और इनमें किन किन माध्यमों का हम प्रयोग कर रहे हैं, किन किन तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं, उन सभी को हमने विस्तार समझा दिया। बोलो अगर कोई डाउट हो, बोलो अगर कोई डाउट हो आपके मन में तो अभी बताइए फटाफट, डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। डाउट क्लियर एकदम से आराम से पढ़िए, और आपको क्या करना है, महारत हासिल करनी है आपकी बार बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा में। चलिए द्वितीय वर्ष का भी लेक्चर आएगा, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने कहा जल्द ही आएगा, बस मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ। जब तक मैं किसी सब्जेक्ट को गहन रूप से अध्ययन नहीं कर लेता तब तक उस सब्जेक्ट पे मैं पढ़ाने नहीं आता हूँ, यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो एकदम से गहनता से अध्ययन करिएगा, बहुत विस्तार से अध्ययन करिएगा, बहुत डीपली अध्ययन करिएगा, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए आपका छूटे ना। ठीक, वीडियो में मजा आ रहा होगा। चले आगे बढ़ते हैं। ईमेल की क्या उपयोगिता है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पूछा जाएगा कि ईमेल की क्या उपयोगिता है। अब आपसे यहीं पर यहां से जैसे मैंने संचार के तत्व बताए, अब यहां से संचार के तत्वों से आपके प्रश्न पूछा जाएगा। संदेश आपको लिख देगा, संदेश पे लिखिए, संदेश पे 50 शब्द। संप्रेषक क्या होता है, 50 शब्द। संचार माध्यम क्या होता है, 50 शब्द। श्रोताओं द्वारा विश्लेषण 50 शब्द। श्रोता क्या होता है, 50 शब्द। फीडबैक यानी पुष्टि क्या होती है, 50 शब्द। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यही सब चीजें आपसे पूछ लिया जाएगा ओवरऑल इसी अतिलक उत्तरीय में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। लगभग 60 नहीं, यहाँ से 80% आपका फंस जाएगा, लेकिन एग्जामिनर नंबर उतना आपको देगा नहीं। ठीक, ये भी मैं जानता हूं। तो देखिए ईमेल की क्या उपयोगिता होती है, ईमेल की उपयोगिता बताएं। ईमेल की क्या उपयोगिता होती है, फटाफट बताइए। ईमेल क्या होता है, ईमेल आप लोग जानते हैं ईमेल? अगर नहीं जानते तो फोन में जैसे आप हम देख रहे हैं वीडियो हमारी, तो ये एक जीमेल आप बनाते हैं, तो जीमेल के बाद एक ईमेल होता है। तो ईमेल की उपयोगिता समझिए। ईमेल जो होता है एक जो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, मैसेज होता है। ईमेल क्या होता है, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है, यानी मैसेज भेजने का एक माध्यम होता है। ईमेल के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को भेज देते हैं, यानी ईमेल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का क्या होता है, माध्यम होता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रकाश की गति में गमन करता है। मतलब अगर कंप्यूटर से हम बताएं, कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर में इतनी तेज गति से ये जो है संदेश जाता है, जैसे प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाने की क्षमता रखता है ये। ठीक, तो प्रकाश की गति से क्या करता है, जाता है कौन, जो ईमेल में जो संदेश हम भेजते हैं। ठीक, बस ऐसे आपको लिखना है, लिखेंगे। और ईमेल से समय और धन दोनों की बचत होती है। ईमेल द्वारा पल भर में संदेशों का आदान प्रदान दुनिया भर में किया जा सकता है, दुनिया भर के किसी कोने में किया जा सकता है, चाहे जहां आप संदेश भेजना हो, बड़ी आसानी से और बड़े ही सहज तरीके से भेज सकते हैं। बस होगा ईमेल। ईमेल क्या है, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का माध्यम होता है, जो नेटवर्क को मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में होता है, और कंप्यूटर नेटवर्क में प्रकाश की गति से भी तेज जो है जाता है ये मैसेज। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नवाचार क्या होता है, नवाचार क्या होता है भैया? नवाचार जो होता है सामाजिक परिवर्तन का एक आधार होता है। नवाचार एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन, ध्यान होगा आपने अगर बीए द्वितीय वर्ष में समाजशास्त्र पढ़ा होगा तो सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण बीए द्वितीय वर्ष में सेकंड पेपर का द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है यही पर बेस्ड है, यानी सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण, यानी सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। तो उसमें आपने पढ़ा होगा नवाचार। अब नवाचार जो होता है, यानी जैसे कैसे कैसे हम नवीनता की ओर अग्रसरित हो रहे हैं। जैसे आप लोगों में पहले हम बताऊं, पहले की औरतें होती थी एकदम साड़ी वगैरह पहने रहती थी। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब आप लोग जो है घर में सूट भी पहन नहीं है, और तो इस प्रकार से आपके कल्चर में डिफरेंस हो रहा है। मतलब अब नवाचार की तरफ आप बढ़ रहे हैं। पहले आपके पास फोन नहीं हुआ करता था, नोकिया 1100 हुआ करता था, आज आपके पास ओप्पो वीवो का स्मार्टफोन है। ठीक है, तो वो ये सब क्या है, नवाचार की ओर आप बढ़ रहे हैं। यानी यह एक प्रक्रिया होती है जो समाज में क्या करती है, समाज में परिवर्तन लाती है। इसके माध्यम से लोगों के सोचने के ढंग में परिवर्तन होता है, उसके साथ ही साथ उनके क्रियाकलापों में परिवर्तन होता है, कार्य करने की शैली में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से उनके जीवन में तमाम प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं। कभी कभी परिवर्तन एक नकारात्मक दृष्टि से भी होता है और सकारात्मक दृष्टि से भी होता है, तो ऐसा नहीं है। परिवर्तन जो होता है प्रकृति का नियम होता है। परिवर्तन क्या होता है, प्रकृति का नियम होता है। परिवर्तन अगर व्यक्ति प्रकृति के हिसाब से अपने आप को नहीं करता तो प्रकृति उसका निरसन कर देती है, प्रकृति उसका क्या कर देती है, इलिमिनेशन कर देती है, यानी नेचर इलिमिनेशन की थ्योरी वहां पर लागू हो जाती है। यानी वहां पर लैमार्क और डार्विनवाद कार्य करने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिएगा और बड़े आसानी से पढ़िए इस वीडियो को। चलिए नवाचार समझ गए, प्रक्रिया आप अपना है वही नवाचार है। जैसे सामाजिक प्रक्रिया में समझ गए बात। मैं फिर से एक बात देहाती उदाहरण में आपको समझा दूं।
जैसे नोकिया 1100 चलाते थे, आज बड़ा बड़ा फोन चला रहे हैं, वो क्या है? नवाचार की परिअग्रसर। आपके क्रियाकलाप में परिवर्तन हुआ। पहले आप साड़ी पहनती थी, आज आप सूट पहन के घूम रही हैं। ये क्या नवाचार है कि नहीं है? ठीक, पहले आप लेखनी से तख्ती पे लिखती थी, मतलब तख्ती लिखती थी, सेठा की डंडी से लिखा जाता था। अब आप जो है, पहले बोर्ड वगैरह पे होता था तो चाक से लिख के, मतलब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था। अब व्हाइट बोर्ड आ गया, मार्कर से लोग पढ़ाते हैं। अब व्हाइट बोर्ड भी हट गया, अब डिजिटल बोर्ड आ गया। तो ये सब क्या है? एक नवाचार हो रहा है। नवाचार मतलब नवीनता की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक, प्राचीनता से नवीनता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को हम नवाचार कहते हैं। अपनी भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? बहुत अच्छा समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नवाचार समझ में आया। नवाचार एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। नेता क्या होता है? नेता, अब आई गई बात भैया किस पर? नेता पर। समझो नेता क्या होता है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया गृह विज्ञान, मजा आ जाता है पढ़ने और पढ़ाने में। पठन पाठन के लिए अगर कोई सब्जेक्ट अच्छा मुझे लगता है तो गृह विज्ञान तो अच्छा लगता ही है। साथ ही साथ हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य और गृह विज्ञान मुझको बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए मैं इस पर अधिकतर वीडियोस अभी नहीं बना पा रहा था। इस पर गहन अध्ययन मैं कर रहा था, इसीलिए मैं जो थोड़ा लेट में वीडियो लाया हूँ, मतलब लाई हूँ नहीं, लाया हूँ। तो थोड़ा लेट में वीडियो आया है आपका, तो बिल्कुल इसके आप मजे के साथ पढ़िए, इंजॉय करिए, लाइव में इंजॉय करते हुए पढ़िए। पढ़ाई से जिस दिन आपको प्रेम हो जाएगा ना, उस दिन दुनिया आपको क्या लगेगी? बेकार लगेगी। तो आपको क्या करना है? पढ़ाई के प्रति विद्यानुराग होना है। विद्यानुराग मतलब दर्शन शास्त्री आपको बनना है। दर्शन शास्त्र समझते हैं? दर्शन शास्त्र फिलोस और सोफिया दो शब्दों से मिलकर करना। फिलोस मतलब होता है प्रेम यानी लव, और सोफिया मतलब होता है क्या? सोफिया मतलब आपका क्या होता है? जो है विद्या या नॉलेज, विजडम। तो उसका मतलब सोफिया मतलब होता है ज्ञान, और सोफिया मतलब फिलोस मतलब क्या होता है? प्रेम। जब प्रेम और ज्ञान मिल जाते हैं तो ही दर्शन हो जाता है। दर्शन क्या होता है? दर्शन प्रेम और ज्ञान के मिलने के यानी समन्वित रूप को हम क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। और जिस व्यक्ति को ज्ञान से, विद्या से, शिक्षा से प्रेम हो जाता है, वह व्यक्ति दर्शन शास्त्री कहलाता है। तो आप दर्शन शास्त्री के भांति अगर किसी मुद्दे को पढ़ेंगे तो उसका विश्लेषण करेंगे, उसके तह तक जाएंगे, उसके एक एक पहलू का हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। तो नेता क्या होता है? समझो नेता क्या होता है। नेता क्या होता है? ठीक, नेता वह व्यक्ति होता है जो संदर्भगत तत्कालिक समाज को उष्मा का सुचालक बनाकर अपने द्वारा लागू संगठनिक अनुशासन का अनुपालन करने को प्रेरित पालन भी करवाता है। नेता लोकप्रिय और विशिष्ट योग्यताधारी व्यक्ति होता है जिसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जनसामान्य उसे नेतृत्व सौंपता है। नेता समझते हैं? जैसे आप ही लोगों में, जैसे आप जो है कॉलेज की स्टूडेंट है, आप में कोई एक नेता बनाया जाता होगा कॉलेज का। ठीक, तो कॉलेज में एक नेता बनते नहीं, चुनाव होता है महामंत्री का, अध्यक्ष का, तो ये सब नेता होते हैं। अब ये नेता क्या होते हैं? जैसे कि कोई व्यक्ति हो जो आपसे अलग हो और थोड़ा अलग मानसिकता उसकी रहती हो, या फिर क्या करे, वो लोकप्रिय हो, सभी लोग उससे चाह रहे हो, मतलब उसके दुश्मन ना हो कहीं पर, उसके मतलब उसके कहीं पर नहीं हो, आपके क्लास में उसके ज़्यादा दुश्मन ना हो, वो सभी के प्रति सहानुभूति रखता हो। अगर आपको कोई दुख पड़ा तो वो आप में सहायता दे, तो वही नेता होता है। समझते हैं नेता? कि नेता आपके दुश्मन के भी पास जाएगा और तुम्हारे पास भी आएगा, दोनों के बीच क्या करेगा? मध्यस्थता स्थापित कर दे, वही नेता होता है। यानी आपके झगड़े को, और किसी दूसरे का झगड़ा हो गया तो उसको मतलब सही तरीके से निपटारा करवा दे, वही नेता हो गया। जैसे आप किसी प्रकार का कोई आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, दोनों लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मान लिया दोनों लोगों के बीच में संबंध है, ठीक ठाक से चल रहा है, बाई चांस कोई झगड़ा हो जाए तो आप क्लास के नेता से जाएंगे, कहेंगे कि भैया मेरा इस तरीके से हो गया, तो वो सिस्टम आपका मतलब ठीक ठाक कर देगा, आपको कह देगा हाँ ठीक है मिलो यार, क्या 4 दिन की जिंदगी है, ठीक, 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वो समझाएगा आपको। तो नेता जो होता है मध्यस्थता करता है, क्या करता है? मध्यस्थता, यानी दोनों के बीच के जो समन्वयात्मक रूप से कोई चीज निकालता है, मतलब दोनों के बीच का कोई, जैसे कि तुम कह रहे हो कि मैं जो है इतना चीज लूंगा, मतलब इतने सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कोई कह रहा कि मैं इतने सब्जेक्ट पढ़ूंगा। मतलब अगर मैं बात करूं कोई चीज और उदाहरण दे दूं आपको, कि मान लिया आप कॉलेज में नल पे पहुंचे, और नल पे पहुंचे आप, और जो है पानी पीना है, तो 2 लोग पहुंचे आप, तो दोनों लोगों को पानी, अब दोनों लोगों में तकरार हो रही है कि नहीं पहले मैं पानी पीऊंगा, वो कह रहा मैं नहीं पहले मैं पानी पीऊंगा। अब दोनों में तकरार हो रही है बात में, ठीक। अब जो है, अब एक व्यक्ति होगा नेता, वो आएगा, यानी वह व्यक्ति आएगा और कहेगा भैया पानी तुम दोनों पी लो,
मैं तुम दोनों को एक एक गिलास पानी भर करके अलग से पिला रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, एक दो गिलास पानी मंगवाएगा और दोनों को एक एक गिलास दे देगा कि साथ में पी लो दोनों लोग भैया, और झगड़ा ना करो। तो ये होगा क्या, नेता का कार्य यही होता है। तो हमने जितनी बातें आपको बढ़ चढ़ के बताई है वही होता है। नेता वह व्यक्ति होता है जो दो व्यक्तियों के बीच में मध्यस्थता स्थापित कर देता है, जो लोकप्रिय होता है, समाज में हो या फिर किसी अन्य स्थान पर हो। ठीक, विशिष्ट योग्यताधारी यानी सबसे अलग उसमें योग्यता होगी तभी वह व्यक्ति नेता बनता है। इतनी बात आपके समझ में आई? बोलो समझ में आई? ठीक है, समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, ICDS IRDP, मतलब IRDP ICAR DWACRA मतलब CARE केयर, तो द्वारका मतलब द्वाक्रा, ये सारे क्या क्या चीजें होती है, मतलब इनका पूछा गया आपसे पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो ICDS का जो पूरा नाम होता है, ICDS का पूरा नाम होता है मतलब इंटीग्रेटेड, क्या होता है, I से इंटीग्रेटेड, C से चाइल्ड, D से डेवलपमेंट और S से सर्विस, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इसका पूरा नाम होता है ICDS का। इसको हिंदी में कहते हैं समेकित बाल विकास सेवा। क्या कहते हैं, समेकित बाल विकास सेवा, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ध्यान रखेंगे ICDS। अगला है IRDP। IRDP का मतलब लिख लीजिए इसको कहीं पर आप लोग। IRDP का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या, इंटीग्रेटेड यानी I से, R से क्या बनेगा रूरल, D से बनेगा डेवलपमेंट और P से बनेगा प्रोग्राम, यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी इसको हिंदी में कहेंगे इंटीग्रेटेड मतलब होता है समेकित, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP को हिंदी में कहते हैं। अंग्रेजी में इसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। अगला देखते हैं ICAR। ICAR का मतलब क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR मतलब होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक, आई से क्या बनेगा इंडियन, सी से बनेगा काउंसिल, ए से बनेगा आपका एग्रीकल्चरल और आर से बनेगा आपका रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान। अगला आपका है यहाँ पे द्वाक्रा। द्वाक्रा क्या होता है, द्वाक्रा की मीनिंग में बता दूं, द्वाक्रा है, द्वाक्रा का अगर पूरा नाम बताऊं तो डेवलपमेंट ऑफ वोमेन चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, यानी क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, जिसको ग्राम शिविका भी कहते हैं। आप लोग फर्स्ट ईयर में जब पढ़े होंगे या पढ़ी होंगी तो आपने सेकंड पेपर में आपने पढ़ा होगा गृह प्रबंधन की प्रक्रिया, उसमें आपने ग्राम शिविका वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें बताया जाता है योजनाबद्ध तरीके से अगर कोई काम किया जाता है तो उसको योजना मतलब उसको क्या कहते हैं, उसको गृह प्रबंधन की प्रक्रिया कहते हैं। आप पहले किसी चीज़ की योजना बनाते हैं फिर उसको सारी चीज़ें करते हैं, मैंने उसको समझाया है फर्स्ट ईयर में, आप उस फर्स्ट ईयर में जब पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा। तो ग्राम शिविका जो होती है ये मतलब द्वाक्रा के तहत होती है, डेवलपमेंट ऑफ वोमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को हम ग्राम शिविका कहते हैं। ठीक, अगला है आपका केयर, CARE, इसको हिंदी में क्या कहते हैं और अंग्रेजी में इसका पूरा नाम क्या है, प्रश्न आपसे इसे पूछ लेगा। बिल्कुल कोई चिंता करने की बात नहीं है। कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेटिव यानी सह होता है, इसका मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव मतलब होता है सहकारी। जैसे कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक है मतलब सहकारी बैंक है, मतलब अर्ध सरकारी है, पूर्ण रूप से सहकारी नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से सरकारी नहीं, सहकारी है मतलब सरकारी में थोड़ा बहुत साथ दे रहा है। ठीक, समझ में आई बात। तो कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर यानी कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, इसको केयर कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, इसको हिंदी में भी यही चीज बोला जाता है, यानी सहकारी अमेरिकन रिलीफ फंड। रिलीफ मतलब जानते हैं थोड़ा सहायता केंद्र एक प्रकार से बोल सकते हैं, एवरीवेयर प्रत्येक व्यक्तियों के लिए। समझ में आई बात। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आई। आगे है आपका फ्लैश कार्ड क्या होता है, बड़े ध्यान समझिएगा। फ्लैश कार्ड क्या होता है,
फ्लैश कार्ड, ये कार्ड की क्या होती है, एक प्रकार से श्रृंखला होती है, तमाम सारे कार्ड होते हैं इसमें, कार्ड की क्या होती है, श्रृंखला होती है। जब इन्हें दर्शकों के सामने उपयुक्त क्रम में प्रस्तुत किया जाता है तो यह संपूर्ण कहानी बयां करते हैं, यानी कहते हैं प्रत्येक कार्ड जो होते हैं, ये जो फ्लैश कार्ड होते हैं, ये मोटे कागज पर बनाए जाते हैं। किस कागज पर? तो फ्लैश कार्ड हमेशा मोटे कागज पर बनाए जाते हैं, जिसमें चित्र या फिर जो रेखा चित्र बनाए जाए, मतलब वो सही तरीके से दिखाई पड़े, तथा चित्रों से संबंधित कहानी पीछे की तरफ लिखी होती है। चित्रों मतलब एक चित्र बनाया जाएगा तो वो चित्र क्या करेंगे, वो वही चित्र आपको पूरे की पूरी कहानी समझा देंगे, लेकिन उसी फ्लैश कार्ड के पीछे वाले दफ्ती पर, मतलब पीछे वाले पन्ने पर आपको मिलेगा जो है कहानी लिखी होगी, जो उस रेखा में छपी हुई होगी। ठीक, तो मोटे कागज पर बनी होती ताकि उधर का चीजें इधर ना दिखाई पड़े। समझ में आएगा? तो इसी को क्या कहते हैं, फ्लैश कार्ड कहते हैं। अगर बुलेटिन कार्ड पूछे तो एक सतह होती है बुलेटिन कार्ड। बुलेटिन कार्ड पूछ लिया था तो बुलेटिन कार्ड क्या होती है, एक सतह होती है जो कम से कम 3/4 मीटर गुणे 1 मीटर आकार की होती है। इसमें चिपकाने वाली पिनें लगाई जाती हैं। ड्राइंग, फोटो एवं शब्दों को बोर्ड पर लगाया जाना, जिसे होता नहीं ये सब, ठीक, ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहां पर अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात आपके समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं बैठक क्या होती है। बैठक व्यक्ति को सूचना देने के लिए सामान्य बैठक आयोजित की जाती है। इसमें जो होता है जानकारी को लोगों तक पहुंचाया जाता है, कोई जानकारी है वो सभी लोगों तक पहुंचा दी जाती है, इसीलिए बैठक बुलाई जाती है। बैठक का जो आयोजन किया जाता है, इसके करने से पहले यानी बैठक को बुलाने से पहले इसका उद्देश्य जो होता है, यानी किस लिए हम बैठक बुला रहे हैं, ये सारा चीज पहले हम निर्धारित कर लेते हैं, यानी पहले उद्देश्य हम निश्चित कर लेते हैं कि बैठक हमको क्यों बुलानी है। मतलब जो वक्ता होते हैं वहां पे उनकी सहमति ले लेते हैं कि हाँ बैठक बुलानी चाहिए कि नहीं, बैठक में आप आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सारी व्यवस्थाएं पहले कर लेते हैं, सभा को सूचना दे देते हैं। तो उसके बाद में फिर बैठक बुलाते हैं और बैठक में किसी कार्य पर क्या होता है, मतलब चर्चा होती है और उसका निर्णय निकलता है। ठीक, समझ में आ गई बैठक क्या होती है? तो इस प्रकार से आप बैठक के बारे में लिख सकते हैं। अगला है परिपत्र, लीफलेट एवं पैम्फलेट को समझाइए। क्या क्या पूछा गया? परिपत्र, लीफलेट और पैम्फलेट, इनको समझाइए। तो ध्यान रखेंगे ये सभी आपको अलग अलग फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं, मैंने एक में ही समाहित कर दिया, बड़े आसानी समझिएगा। परिपत्र क्या होता है पहले समझिए, लीफलेट क्या होता है उसके बाद में आप समझेंगे पैम्फलेट क्या होता है, उसके बाद में परिपत्र ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक, तो लीफलेट जो होता है ये एक पर्चा होता है। बताऊं, लीफलेट का पर्चा जो होता है एक छपा हुआ पेज होता है। एक क्या होता है? छपा हुआ पेज होता है, जिसको लीफलेट कहते हैं। पर्चा होता है जो कि एक छपा, इस पर जानकारी मुद्रित या क्या होती है, मतलब साइको स्टाइल की हुई होती है, मतलब लिखी हुई होती है, छपी हुई होती है, या फिर एक साइको स्टाइल में क्या होती है, लिखी रहती है। लीफलेट में क्या होती है, एक साइको स्टाइल में वो चीजें छपी हुई होती है, ठीक, एक कागज में। उसके अंदर पैम्फलेट के बारे में बता दूं, पैम्फलेट जो होते हैं 4 या उससे अधिक पेज के होते हैं पैम्फलेट। पैम्फलेट मतलब जो परिपत्र होता है वो एक ही पेज का होता है और एक ही पेज पर छपा हुआ होता है, मतलब जिसमें रेखाएं वगैरह बोलती हैं, कलात्मक तरीके से जो है चीजें, मतलब कि कम शब्दों में से कि एक चित्र बना दिया गया, उस चित्र में पूरी पूरी कहानी उसमें बयां हो रही है। अब उसको किस तरीके से 4 पेज में, पैम्फलेट जो होता है वो 4 पेज में होता है या फिर 4 से अधिक पेज भी हो सकते हैं। इसमें जानकारी क्रमवार दी जाती है, मतलब एक क्रम में जानकारी दी जाती है। पैम्फलेट मुद्रित किया हुआ होता है, इसमें आकर्षक चित्रों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, इसको पैम्फलेट कहते हैं। पैम्फलेट जैसे नहीं बांटते हैं पैम्फलेट वगैरह, जब चुनाव आता है तो देखते हैं ना पैम्फलेट वगैरह बांटते हैं, उसमें फोटो छपी होती है, कमल का फूल या फिर साइकिल का बटन भी दबा होता है, तो ये सब देखते नहीं कि साइकिल का बटन है, कमल का है, ये पंजा है, तो ये एक प्रकार का एक पैम्फलेट ही है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो वो पैम्फलेट उसके बाद में आता है, लेकिन जो पहले एक ही पेज में होता है उसको लीफलेट कहते हैं। तो लीफलेट जो होता है ये नेता मंत्री देते नहीं है, पर्चा छपवा दो, ये क्या होता है, ये लीफलेट होता है। पैम्फलेट उसका विस्तृत थोड़ा वर्णन होता है। उसके अंदर परिपत्र जो होता है आपका, परिपत्र जब किसी आयोजन या प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा हो उसकी सूचना प्रसार समूह में देनी होती है हमको। जो प्रसार समूह यानी कि जो शिक्षा के प्रसार करने में सहायता देते हैं उनको सूचना देनी होती है हमको, प्रसार समूह को, तब परिपत्र का उपयोग हम करते हैं। यह एक चिट्ठी के समान होता है जिसकी भाषा एक प्रकार से कानूनी रूप से लिखी होती है, यानी वैधानिक होती है और औपचारिक होती है। अब आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है, कभी कभी पूछ लेगा, तो औपचारिक शिक्षा मतलब होता है जैसे स्कूल वगैरह में अगर आप शिक्षा पढ़ते हैं, मतलब एक सिस्टोमेटिक तरीके से शिक्षा ग्रहण करते हैं, मतलब आपको उसके तहत मार्कशीट वगैरह मिलेगी, आप वजीफा मिलेगा, एक
कि स्कूल में पढ़ते हैं क्रमवार तरीके से, तो वो हो गया औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा मतलब आप घर में ही पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, अनौपचारिक शिक्षा होगा। समझ में आई बात। ये होता है। तो औपचारिक होता है कौन, जो चिट्ठी होती है परिपत्र की। वैधानिक होती है यानी कानूनी होती है, जिसमें आयोजन से संबंधित पूर्व जानकारी दी होती है कि यह आयोजन किया जाना है यहाँ पे, उससे पहले आपको परिपत्र देना होता है, किसी बैठक से पहले, किसी आयोजन से पहले, ध्यान रखेंगे। तो 3 तरीके के आपके लेट होते हैं। पहला होता है पैम्फलेट मतलब लीफलेट, पैम्फलेट और परिपत्र। तो जो पैम्फलेट होता है मतलब लीफलेट जो होता है वो छोटा होता है, मतलब एक ही कागज पर छपा होता है, साइको स्टाइल में इसकी भाषा लिखी होती है। साथ ही साथ पैम्फलेट में चित्र बने होते हैं, साथ ही साथ 3-4 पेज में होता है ये। परिपत्र जो होता है एक चिट्ठी की भांति होता है, जो है कोई बैठक होनी है तो उससे पहले भेजा जाता है। समझ में आई बात इतनी। आगे देखते हैं, प्रसार कार्यकर्ता के 4 गुण बताइए। प्रसार कार्यकर्ता के 4 गुण बताइए। प्रसार कार्यकर्ता कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। प्रसार कार्यकर्ता के 4 गुण बताओ भैया। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रसार कार्यकर्ता को समझना, क्योंकि प्रसार से अच्छा प्रसार आपका वही चीज है। क्या नाम है उसका, पेपरवर्क नाम है। प्रसार कार्यकर्ता के 4 गुण बता दें। जैसे जो प्रसार कार्यकर्ता हो यानी शिक्षा का प्रचार कर रहा हो, यानी बढ़ा रहा हो शिक्षा को, सबसे पहली बात तो उस विषय का उसको ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं आप तक शिक्षा प्रसार कर रहा हूं, मैं आपको आप तक शिक्षा पहुंचा रहा हूं, तो मुझे जो है विषय का ठीक ठाक ज्ञान होना चाहिए, तब मैं आपको पहुंचाऊं। ठीक, तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, प्रगतिशील विचारधारा होनी चाहिए, यानी हर एक विषय को या फिर उस विषय में जो भी नया चीज आए उसको ग्रहण करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। यानी कोई भी संशोधन होता है या फिर कोई नई चीज आती है गृह विज्ञान में, तो वो मैं पढ़ूं, ये होता है मेरी प्रगतिशील विचारधारा। तो किसी व्यक्ति को अगर प्रसार कार्यकर्ता मान लेते हैं मैं हूं, तो मैं आपको विषय का ज्ञान, मेरे पास विषय का ज्ञान है तो मैं आपको दे रहा हूं, शिक्षा का प्रसार कर रहा हूं। अब मेरे पास प्रगतिशील विचारधारा होनी चाहिए। प्रगतिशील मतलब कि हम आगे बढ़े, मतलब नवीनता की ओर आगे बढ़ते रहें, जो चीजें नई चीजें गृह विज्ञान में शामिल हो वो भी आप तक पहुंचाए, तो प्रगतिशील विचारधारा होनी चाहिए। तीसरा चीज होता है ज्ञानार्जन करने की इच्छा, यानी जो व्यक्ति टीचर होता है उसको क्या होना चाहिए, ज्ञान से प्रेम होना चाहिए, विद्या अनुराग होना चाहिए। मतलब रक्त पिपासु नहीं, ज्ञान पिपासु होना चाहिए। ज्ञान पिपासा उस व्यक्ति की कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए, जो व्यक्ति शिक्षा का प्रसार कर रहा होता है, जो कि प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका निर्वहन कर रहे होता है। समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आई वीडियो तो लाइक करिए फटाफट। ठीक, चले तो ज्ञान अर्जन करने की इच्छा जो होती है वो प्रसार कार्यकर्ता के गुण होते हैं। चौथा गुण आप बता सकते हैं, ग्राम विकास के प्रति आस्थावान, यानी जो ग्रामीण विकास होता है, जो ग्राम का विकास होता है उसके प्रति आस्था हो, यानी जो उनकी संस्कृतियां हो, उनके रीति रिवाज हो, उन पे आपको मजाक नहीं उड़ाना है, उनको इस प्रकार से समझाना है ताकि वो लोग शिक्षा के प्रति अग्रसर हो सके और शिक्षित हो सकें। ठीक है, यानी जिन समाजों में शिक्षा को नहीं ग्रहण दिया जाता है, उन समाजों में आप शिक्षा के प्रसार के लिए ऐसा ही व्यवस्था करें जिससे उनके जनमानस को हानि ना हो, ना तो उनके आंतरिक मूल्य का हानि हो, ना सामाजिक मापदंडों का हानि हो, ना तो उनके मतलब किसी प्रकार के उनके दिल को ठेस पहुंचे। इस प्रकार से आपको करना है। तो ग्राम विकास के प्रति आपको आस्थावान रहना है, मतलब हमेशा ग्रामीण विकास की ओर आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। तो प्रसार कार्यकर्ता के 4 गुण हो गए। विज्ञान का मतलब विषय का सही ज्ञान होना चाहिए, प्रगतिशील विचारधारा होनी चाहिए, ज्ञान अर्जन करने की इच्छा होनी चाहिए, ग्राम विकास के प्रति आस्थावान होना चाहिए व्यक्ति को। इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए। ये सारी चीजें थी। आपसे रेडियो के बारे में पूछ लेगा, आपसे संचार अंतराल के बारे में पूछ लेगा, आपसे किसी के बारे में पूछेगा, तो इस वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा। तो जितने प्रश्न हमने इसमें बताए तो इंपॉर्टेंट थे ही, इसको हमने बता दिया। साथ ही साथ मैं संचार के तत्व कौन कौन से होते, पुष्टि क्या होती, फीडबैक क्या होता है, सभी हमने व्यक्तिगत पत्र क्या होता है, सभी चीजें बताएं। लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो के अंतर्गत इन सभी को, यानी जो छोटे छोटे प्रश्न होंगे अति लघु उत्तरीय को, इनको लेक्चर्स के माध्यम से आप तो प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर भी चलेंगे और विस्तार से आपका सिलेबस समझेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न खंड बा, और खंड बा पर आते हैं। लगभग 37 मिनट हो चुके हैं आपको मुझे यही समझाते हुए, इसीलिए मैं जो है किसी मुद्दे को समझाना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जाता है और आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने वीडियो को छोड़ा होगा, बड़े आसानी से आपने देखा होगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपको। व्यक्तिगत पत्र क्या होता है, संचार के तत्व क्या होते हैं, ईमेल की क्या उपयोगिता होती है, नवाचार क्या होता है, नेता क्या होता है, ICDS क्या होता है, IRDP क्या होता है, ICAR क्या होता है, DWACRA क्या होता है, CARE क्या होता है, इन सभी का पूरा नाम आपने समझा। फ्लैश कार्ड क्या होता है, बैठक की व्यवस्था कैसे होती है, क्या होती है बैठक, परिपत्र क्या होता है, लीफलेट क्या होता है, पैम्फलेट क्या होता है, प्रसार कार्यकर्ता के 4 गुण आपने समझ लिए। तो कुल मिलाकर के आपने इतनी सारी बातें समझ ली। अब हम बांटते हैं खंडबा और लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो को 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। ठीक, और प्रत्येक प्रश्न में अथवा करके दिया होगा, बस उसी को लिखना। जैसे ये प्रश्न दिया है तो आप चाहे ये करेंगे चाहे ये कर लेंगे। ठीक, समझ में आई बात।
अब इन प्रश्नों की मैं व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इन प्रश्नों को आपको सीधे सीधे बता दूंगा और इन सभी की वीडियोस आपको आने वाले समय में मिलती रहेगी। तो वीडियो को मतलब लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उसी लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है व्यवस्था हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। क्योंकि जब मैंने पढ़ा था, जब मैं BA कर रहा था, तो कोई व्यक्ति नहीं था पढ़ाने वाला, और ना तो मैं जो है कॉलेज में गया तो कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, ना तो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि जिस तरीके से हमने BA करा है उसी तरीके से आपका भी BA भी कंप्लीट हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। ओके, चलिए खंडवा लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा क्या होती है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रसार शिक्षा क्या होती है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप लोगों को हमने बता दिया प्रसार शिक्षा क्या होती है, अभी नहीं बताई। प्रसार शिक्षा पर मैं विधिवत रूप से चर्चा करूंगा और इनकी प्रमुख विधियों पर, इनके प्रमुख तथ्यों पर चर्चा करेंगे। यानी शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता होनी चाहिए, शिक्षण साधनों की उपलब्धता होनी चाहिए, समय की उपलब्धता होनी चाहिए, सब चीज होनी चाहिए। ये सारी बातें मैं चर्चा करता रहूंगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। अगर यह प्रश्न नहीं पता तो संदेश से आप क्या समझते हो, अच्छे संदेश की विशेषताएं आपको बतानी थी। ठीक, 200 शब्दों में। अगला अपन देखते हैं, टिप्पणी लिखिए। कठपुतली, चार्ट के प्रकार, पोस्टर, समाचार पत्र, इतने में आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। अब ऐसी टिप्पणी लिखते हैं, 50 शब्द कठपुतली पे लिखना है, 50 शब्द आपको चार्ट के प्रकार पर लिखना है, 50 शब्द पोस्टर पे लिखना है, 50 शब्द समाचार पत्र पे लिखना है। इस प्रकार से 200 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 200 शब्द आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर यह प्रश्न आप नहीं समझ में आ रहा है तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए अगला प्रश्न है आपका कि संक्षेप में लिखिए। संक्षेप में क्या लिखिए, WHO क्या होता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। FAO क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। यूनिसेफ क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, साथ ही साथ केयर क्या होता है, तो केयर वगैरह हमने बताई आपको, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात, तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। कपार्ट क्या, कपार्ट उसमें तो हमने बता दिया कपार्ट क्या होता है। कपार्ट में आप क्या बता सकते हो, कपार्ट चीजें मैं बताऊंगा कि 72वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें सारी बातें बताई गई, 1991 में प्रावधान आया, ये सारी बातें हम बताएंगे। कपार्ट क्या होता है, आंगनबाड़ी क्या होता है, इन सभी मुद्दों पर हम क्या करेंगे, विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। केयर क्या होता है, यूनिसेफ क्या होता है। ठीक, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसका पूरा नाम होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड होता है यूनिसेफ। ठीक, लगभग जो है जब कोई बच्चे को जैसे टीका उका फर्स्ट ईयर में आपने इसको पढ़ा होगा, यूनिसेफ वगैरह के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में विधिवत रूप से पढ़ा होगा। हालांकि मैं इसमें विस्तार रूप से आपको समझा दूंगा। ठीक, केयर आप समझते हैं, केयर की फुल फॉर्म ने आपको बता दी थी, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, या फिर अमेरिकन जो है एवरीवेयर आपने बताया था, तो अमेरिकन असिस्टेंस आपको कभी कभी मिल जाता है अलग अलग। FAO क्या होता है, FAO खाद्य एवं कृषि संगठन होता है। FAO को फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी हम जानते हैं, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किन किन प्रसार साधनों का उपयोग किया जाता है, और करके दिया है प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए। यानी प्रसार शिक्षण विधि में कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण होते हैं उनको लिखना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन से प्रसार करने के माध्यम, यानी शिक्षा के प्रसार के क्या क्या माध्यम है, उनको आपको लिखना, क्या क्या साधन प्राप्त है। ठीक, आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, संचार के प्रकार बताइए। संचार कितने प्रकार के होते हैं, इसको बताना है। संचार की आपको यहाँ पे परिभाषा भी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर ये नहीं पता तो आप अनौपचारिक शिक्षा और प्रसार शिक्षा में अंतर बता सकते हैं। हालांकि यहीं पे औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में भी अंतर पूछ सकता है, तो आप अनौपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा में अंतर भी बता लेंगे, मैं वीडियो में समझा दूंगा। उसके बाद में आप जो है प्रसार शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में भी अंतर बता सकेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदर्शन को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार एवं महत्व को बताइए। ठीक, ये देखिए, और करके दिया प्रश्न, टेलीविजन प्रकार मतलब टेलीविजन प्रसार प्रक्रिया का सशक्त माध्यम होता है, यह भी बताइए। तो टेलीविजन जो होता है प्रसार प्रक्रिया का सशक्त माध्यम होता है या कथन है, इसकी आपकी पुष्टि करनी है। आप ध्यान होगा आपको, टेलीविजन आप देखते हैं, जैसे टेलीविजन पे अगर महिलाओं को सीरियल में अगर कोई भी चीजें बताई जाती है, तो अगर उसमें गलत चीज बताई जाएगी तो भी याद हो जाएगा, अगर उसमें बेकार मतलब की अच्छी चीज बताई जा रही है तो याद ही होगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो टेलीविजन, रेडियो, ये सब क्या है, प्रसार के एक माध्यम है। तो गांव में क्या उपलब्ध होते हैं, इन सभी पर मैं चर्चा करूंगा विधिवत रूप से, आपको बता रहा हूँ, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसानी समझ में आएगा। गृह विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अगर अपने इधर मतलब आरी बगल देख सकते हैं अपने। ठीक है, दैनिक दिनों क्रियाओं में, मतलब दैनिक क्रियाओं में, रोजमर्रा की क्रियाओं में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, खंडसा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको भैया आपको 500 शब्दों में लिखना होगा। कितने शब्दों में, 500 शब्दों में आपको लिखना होगा। कितने शब्दों में लिखना है, 500 शब्दों में लिखना है। कितने प्रश्न करने हैं, चौंकिए मत कि 5 क्वेश्चन दिया है सर जी ने,
बस 2 ही करने हैं, इसमें से 2 प्रश्न करने हैं आपको 500 शब्दों में, लेकिन लिखना पड़ेगा। हाथ इसी में तो आपकी उंगलियां टूट जाती हैं, इसी में आपके हाथों से उंगलियां टूट जाती हैं और आपकी नेल पॉलिश भी बिगड़ जाती है। ठीक, किसी में आपके नाखून जो होते हैं, लड़कियां रखाई होती हैं बड़ी बड़ी, वो भी टूट जाते हैं इसी लेखन में 500 शब्दों में। ठीक, केवल लेकिन 2 ही करने हैं, परेशान मत होइए आप लोग। पहला प्रश्न देखिए। चलिए, तो थी हंसी मजाक की बातें, थोड़ा आप लोग बोर हो रहे थे तो हमने सोचा थोड़ा मजाक कर लें, हंसी मजाक हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, इसको आपको किसी दैनिक मतलब आपके अपने हृदय पे लेने की आवश्यकता नहीं, किसी बातों को मेरे, बस जो पढ़ाई संबंधित बातें हों इसको आप अपने हृदय में गहन रूप से बैठा लीजिए एकदम से, ताकि एग्जाम हॉल में जाइए तो आपके लेखनी के माध्यम से आपके हृदय की जो विचारधाराएं हैं वो बयां हो। ठीक, समझ में आई बात। दर्शन से क्या अभिप्राय है, हमने आपको दर्शन बीच में बताया था, तो आप लोगों को लग रहा था सर जी दर्शन काहे बता रहे हैं, दर्शन तो आएगा नहीं। लेकिन आप बड़े ध्यान से समझिए, जब सर जी कोई चीज़ बताते हैं या फिर कोई टीचर जो कोई चीज़ बताता है तो उसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वह पूरे सब्जेक्ट का अध्ययन किया हुआ होता है, तो वो पीछे क्या लिखा है आगे क्या लिखा है वो सारी चीज़ें बताएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो जो शिक्षा में दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है, यानी दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मनोविज्ञान और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। साथ ही साथ अगर शिक्षा में प्रसार करना है तो दर्शन आपको पता होना चाहिए, यानी शिक्षा के प्रति आपको प्रेम होना चाहिए, विद्या अनुराग होना चाहिए। ध्यान है इतनी बात। चलो, तो दर्शन से क्या अभिप्राय है, प्रसार के दर्शन की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दर्शन से क्या अभिप्राय होता है, प्रसार के दर्शन की विशेषताओं का क्या करिए, संक्षिप्त वर्णन करिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न आपको पता तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की परिभाषा दीजिए तथा इसके उद्देश्य एवं महत्व की विवेचना करिए। ठीक, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं, चौंकिए मत, ये सब प्रश्न आएंगे आपके सामने। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, गृह विज्ञान में जो प्रसार शिक्षा है उसकी आपको परिभाषा देनी है। 1-2 विद्वानों के अनुसार आप परिभाषा दे देंगे। उसके बाद में इसका क्या उद्देश्य होता है प्रसार शिक्षा का, और उसके बाद में इसका क्या क्या महत्व है समाज में, ये सारी चीजें आपको बतानी है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों के लिए कुछ कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में बताइए। जैसे भैया यफ जो है FAO हो गया, आपका केयर हो गया, आपका यूनिसेफ हो गया, आपका जो है और भी चीज़ें हैं, जैसे कि तमाम सारी चीज़ें हमने बताया नहीं था आपको, जो है तमाम सारी चीज़ें, आंगनबाड़ी का पार्ट, ये सारी चीज़ें आपकी जो है क्या है, ये सब आपके जो है ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों के लिए ही व्यवस्था है। ICDS, IRDP, ICAR, DWA, CRA, CARE, ये सब होते नहीं हो, ये सब जो है आपकी की मतलब इसी के लिए व्यवस्था होती है, WHO। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देना कि किस प्रकार से ये लोग महिलाओं को सुविधा प्रदान करवाते हैं, फिर छोटे बच्चों को। ओके, अगला देखते हैं प्रश्न, कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। यानी कार्यक्रम अगर कोई आपको करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसमें क्या क्या चरण होते हैं, मतलब पहले क्या करना होगा, उसके बाद में क्या करना होगा, उसके किन किन चरणों से हम किसी मतलब योजना को सुचारू रूप से चालू करवा सकते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 5वां नंबर की, प्रसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो प्रसार शिक्षा के कुछ मतलब मौलिक सिद्धांत हैं, उनके बारे में आपको बता देना है। तो मुझे लगता है ये वाला प्रश्न आपका, ये प्रश्न और ये वाला प्रश्न, ये जो है अगला मैं बताऊं, ये वाला बहुत सहज है, दोनों प्रश्न बहुत ही सहज है, ये आप कर सकते हैं, सारे के सारे सहज हैं। जब तो आप बिल्कुल कर लेंगे, मेरी वीडियोस को देखने के बाद में आप कोई चिंता नहीं होगी। हर एक मुद्दे को मैं एकदम से देहाती भाषा में, अपनी भाषा में, आपकी अपनी भाषा में समझने का प्रयास करूंगा और विधिवत रूप से समझ में आएगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। तो आप लोग विधिवत निश्चिंत होकर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतने जो है प्रश्न आपके आने थे जो कि हमने आपको बता दिया। इसी प्रकार से फर्स्ट पेपर का भी आएगा, अभी हमने उस पर अपलोड नहीं किया है, उस पर अभी हम मंथन कर रहे हैं, मतलब कि उस पर हम कार्य कर रहे हैं। जब वो कार्य हमारा पूरा हो जाएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जब तक मैं किसी मुद्दे पर किसी जो है सब्जेक्ट के बारे में गहन अध्ययन नहीं कर लेता तब तक उस वीडियो मतलब उस तरीके की वीडियो नहीं आती है। इंग्लिश की वीडियो बहुत लोग बोल रहे थे, इंग्लिश पे भी है शुरू मतलब बहुत कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश की फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की वीडियोस इंग्लिश की भी मैं लाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या, जय हिंद, जय भारत।